नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे साथियों आप अभी सभी अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। सभी को प्रणाम, नमस्कार, सभी को आशीर्वाद। और साथियों तैयार हो जाइए, आज पढ़ेंगे संसदीय प्रक्रिया में संसदीय समितियों पर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल तैयारी के साथ, जोश के साथ जुड़ते जाइए और तैयार होते जाइए और मेहनत करते जाइए। बाद में तो वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो डल जाएगी, लेकिन साथियों अच्छा ही रहता है कि आपका और मेरा आमना सामना रहे। और कोई समस्या हो तो आप पूछें, लास्ट के मैं 5 मिनट आपको जवाब भी दूंगा जहां आपको परेशानी आए। तो एक शुरुआत कर देता हूं, एक बता देता हूं आपको बात कि नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। तो नए जो लोग रहते हैं तो बेसिकली नई नई दुकानों पर नई नई चीजें ना लें, और आप जो है एक अनुभवी व्यक्ति से पढ़ रहे हैं और अनुभव का ही लाभ उठाएं। तो अब चलते हैं साथियों, हम देखते हैं संसदीय समितियां। संसदीय समितियां पर चर्चा करें। अब वैसे तो कहते हैं अमेरिका में भी संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन्हें लघु विधानमंडल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वास्तव में संसद में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि संसद एक वृहद निकाय होता है और उसमें सारे डिसीजन वृहद निकाय के स्तर पर नहीं ली जा सकती। इसलिए छोटी छोटी समितियों की स्थापना की जाती है ताकि त्वरित निर्णय हो सके। क्या हो सके? त्वरित। ये बात ध्यान रखना है। तो वास्तव में अमेरिका में तो इन्हें लघु विधानमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु विधानमंडल। कहाँ कहा जाता है लघु विधानमंडल संसदीय समितियों को? अमेरिका में। अब ये संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। पहला तदर्थ। तदर्थ को अंग्रेजी में कहते हैं एडहोक। ये अस्थायी प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अस्थायी। दूसरा होता है स्थायी समितियां, स्थायी संसदीय समितियां। आप ध्यान से चलना है साथियों, इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताता चलता हूं, आप करते जाओ। तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं, निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और उद्देश्य पूरा हो तो समाप्त हो जाती हैं। ये क्या होती हैं? अस्थायी। निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। किसके लिए बनाई जाती हैं? निश्चित उद्देश्य के लिए। हमारे यहाँ उदाहरण क्या है भारत में? आप उदाहरण भी ध्यान रखना है। उदाहरण में है संयुक्त प्रवर समिति। तो मैंने बताया था जो वास्तव में द्वितीय वाचन में किसी विधेयक की समीक्षा के लिए बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त प्रवर समिति। इसमें दोनों सदनों के किस अनुपात में सदस्य रहते हैं? 2:1 में रहते हैं, यानी कि 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों। दूसरा है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है, तो दूसरा कौन सी है कि वास्तव में संयुक्त संसदीय समिति, जिसे जेपीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेपीसी भी। ये आपको ध्यान रखना है। जेपीसी क्या नाम है? संयुक्त संसदीय समिति। इसको जेपीसी कहते हैं और इसकी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे व्यापक रूप से, लेकिन अभी मैं हल्का सा बस नाम लिखकर आपको समझाना चाह रहा हूं और आपको समझ आया होगा। 2 उदाहरण भी जो है तदर्थ समितियां, अस्थायी समितियां के 2 उदाहरण दिए मैंने। संयुक्त प्रवर समिति जो वास्तव में विधेयक पर गठित होती है, किसी भी विधेयक या संविधान संशोधन अधिनियम पर गठित होती है, उसकी समीक्षा के लिए। दूसरा संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी, ये किसी विशेष राजनीतिक मुद्दे पर गठित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जेपीसी के अंदर सदन से बाहर जो विशेषज्ञ सदस्य हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है। और इसके पास एक विशेष पावर ये होती है, अपनी जो बात है, अपनी जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित भी कर सकती है। और संयुक्त प्रवर समिति तो संविधान संशोधन विधेयक पर या सामान्य विधेयक पर गठित होती है। स्थायी समितियां कौन सी हैं? स्थायी समितियां वह समितियां हैं जो प्रतिवर्ष गठित होती हैं। ये ध्यान रखना है। फिर साथियों ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष गठित होती हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली इसके जो सदस्य हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं।
आपको स्थायी समिति के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि स्थायी समिति का सदस्य कभी मंत्री को या उपराष्ट्रपति को नहीं बनाया जाता। मंत्री उपराष्ट्रपति कभी इसके सदस्य नहीं होते, ये बात आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। ये बात समझ आ जानी चाहिए कि स्थायी समिति का सदस्य कभी मंत्री को या, ठीक है ना। अरे बेटा अभी आ जाएगा, आप टेंशन ना लो, अभी सब चीजें आ जाएंगी, अभी तो इसी में आएगा, सब बताएंगे, आप तनाव ना लेकर बस डटे रहें, सुनते रहें। कहते हैं ना धैर्य रखें, धैर्य सबसे बड़ा चीज है, तो आप धैर्य के साथ रखें तो आपको भी समझ आ जाता है। तो ये प्रतिवर्ष गठित होती हैं, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन सी समितियां आती हैं? तीनों वित्तीय समिति आ जाती हैं, जैसे लोक लेखा समिति किस में आएगी? स्थायी समिति में। मितव्यता समिति वो भी किस में आएगी? इसी में आएगी। सार्वजनिक उपक्रम समिति वो भी इसी में आएगी। विभाग समिति वो भी इसी में आएगी। नियम समिति वो भी इसी में आएगी। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी समितियां हैं, जैसे राजभाषा समिति, नैतिक आचार संहिता समिति, विशेषाधिकार समिति, सामूहिक विशेषाधिकार समिति, तो कार्य मंत्रणा समिति, वो सारी इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? स्थायी समितियों के अंतर्गत। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आपको क्लियर भी होने चाहिए कि भाई इसके अंदर ऐसा होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये आप में इसमें ध्यान में रखना चाहिए। अब चलते हैं साथियों, हम सबसे पहले मैं आपको तदर्थ समितियों के बारे में थोड़ा सा फिर से बताता हूं ताकि आपको तनाव ना आए। अब देखते हैं तदर्थ समितियों के बारे में। एडहोक समिति, क्योंकि साथियों जो क्वेश्चन है ना कहीं से पूछने लग गए, अब यहां से भी पूछने लग गए एडहोक कमेटी से। ये तदर्थ समिति क्या होती हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। ये निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, उद्देश्य पूरा होने पर समाप्त। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या है, मैंने दो बताए, उसका एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। पहला तो है संयुक्त प्रवर समिति। कौन सी है? संयुक्त प्रवर समिति। ये मेनली कब गठित होती है? द्वितीय वाचन में गठित होती है। विधेयक की समीक्षा के लिए, कोई भी विधेयक को, संविधान संशोधन, ये कोई भी के लिए द्वितीय वाचन में गठित। यह विधेयक को खंडवार विभाजित करती है। और इसमें 2:1 में सदस्य रहते हैं। साथियों ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमेशा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, पंचायती राज प्रणाली के लिए, पंचायती राज संशोधन अधिनियम के लिए जो बनी थी समिति पंचायती राज के लिए, उसमें नाथूराम मिर्धा को अध्यक्ष बनाया गया था संयुक्त प्रवर समिति का। तो ये ध्यान रख सकते हो राजस्थान के लिए कि पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लिए जो संयुक्त प्रवर समिति बनी थी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? उसका अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा, जो नागौर से सांसद थे, तो उनको बनाया गया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन तो देखो कहीं से भी आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रहना चाहिए। तदर्थ समिति का दूसरा उदाहरण क्या है वो हम देखते हैं, वह है संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति। जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, क्या कहते हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी।
ये मान ली विशेष मुद्दे पर गठित होती है। विपक्ष इसकी मांग ज्यादा से ज्यादा बार करता है संसद में, बार बार विपक्ष हमले करके सत्ता पक्ष से कहता है जेपीसी गठित करो। जेपीसी क्यों जेपीसी गठित करने की बात करता है? क्योंकि जेपीसी अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सकती है, आम जनता को बता सकती है कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, जांच करनी चाहिए तो जांच में क्या पाया, पूरी कमियां पेशियां आम जनता को बचा सकती है, जिसमें सरकार की किरकिरी हो सकती है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है किसी विशेष मुद्दे पर, यह विशेष मुद्दे पर गठित होती है। इसमें सदन के बाहर के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है, मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। इसमें मंत्री भी हो सकते हैं शामिल। और यह अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकती है, यह अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकती है। क्या कर सकती है? सार्वजनिक। साथियों यहां से क्वेश्चन बहुत अधिक आता है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, कर सकती है। इसमें जनरली सामान्यता कोशिश ये की जाती है कि भाई लोकसभा के सदस्य अधिक रहें, 2:1 में सदस्य भी रह सकते हैं और कोई और भी अनुपात हो सकता है, सामान्यतः ऐसा किया जाता है। फिर भी सब कुछ स्पीकर पर और अन्य पर निर्भर करता है। तो क्योंकि अस्थायी समिति है और इसमें कोई विशेष प्रावधान भी नहीं होता, तो उस हिसाब से इसमें शामिल कर ली जाता है, क्योंकि बाहर के विशेषज्ञ भी रहते हैं। तो इसलिए इसका गठन का प्रारूप क्या होगा ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो ये ध्यान रखना है कि अब तक गठित कितनी बार हुई है, क्या काम करती है, वो आपको पता रहना चाहिए। तो वास्तव में देखा जाए तो 9 बार कहीं ना कहीं इसका गठन हो चुका है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि बेसिकली क्या क्या है, कि कैसे कैसे काम है, कैसे कैसा नहीं है, तो वो ध्यान में रखना है। तो एक वो सारी बातें आप क्लियर रखनी है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर गठित हुई है, क्या क्या मुद्दों पर गठित हुई है, वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले तो ध्यान रखना है बोफोर्स घोटाले पर 1986 में गठित हुई थी। किस पर? बोफोर्स घोटाले पर। बोफोर्स घोटाले पर गठित हुई थी जेपीसी। जेपीसी का गठन ठीक है बोफोर्स घोटाले पर। सन भी ध्यान रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं ध्यान रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन कोशिश करके सर साथियों सन भी ध्यान रखें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो ये ध्यान रखें बोफोर्स घोटाले पर बेसिकली समिति का गठन किया गया था। दूसरी बार जो देखते हैं साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर्षद मेहता शेयर घोटाला। कौन सा है? हर्षद मेहता शेयर घोटाला। हर्षद मेहता शेयर घोटाला 1992 में इसको लेकर गठित हुई थी। क्योंकि शेयर घोटाला 2 बार आएगा तो आप डरना मत, दोनों के नाम अलग अलग ध्यान रखना है। तीसरी बार है तो बेसिकली कोल्ड ड्रिंक को लेकर केतन पारिक शेयर घोटाला लिख लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। केतन पारिक शेयर घोटाला ये 2001 में है। फिर कोल्ड ड्रिंक को लेकर गठित हुई थी। कोल्ड ड्रिंक में जो कीटाणु वगैरह ज़्यादा थे, कहीं छिपकली निकली, कहीं कुछ निकला, तो संसद ने समिति गठित हुई। भाई इतना पे शीतल पेय पदार्थ बना रहे हैं, लोग पी पी के मर जाएंगे, तो कोल्ड ड्रिंक को लेकर शीतल पेय कह सकते हैं इसको। इस पर 2003 में गठित हुई थी। पांचवा देखें साथियों, क्योंकि मुद्दे सारे ध्यान रखने हैं। पांचवा है 2G स्पेक्ट्रम को लेकर, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उसको लेकर। ये 2011 की है।
ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर वीवीआईपी चोपर हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। छठा, वीवीआईपी चोपर हेलीकॉप्टर को लेकर 2013 की है। तो मैंने 6 बता दिया आपको। पहला बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता शेयर घोटाला, केतन पारेख शेयर घोटाला, कोल्ड ड्रिंक शीतल पे, 2G स्पेक्ट्रम और वीवीआईपी चोपर हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर। अब साथियों कि बेसिकली आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लेकर और भूमि अधिग्रहण को लेकर। भूमि अधिग्रहण को लेकर 2015 की है। 7 नंबर। 8वां नंबर आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लेकर है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है हमारा वो सुरक्षित है या नहीं है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा 2019। फिर एक एनआरसी के मुद्दे पर होल्ड पर है अभी समिति। एनआरसी जानते हैं कि बेसिकली जो है कि जो हमारा जो है राष्ट्रीय जो जनगणना से संबंधित जो काम था, नागरिकता रजिस्टर से संबंधित, वो एनआरसी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन से पंजीकरण से संबंधित। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप से संबंधित, इस पर होल्ड है अभी। कहा गया है, घोषणा की गई है, नहीं है, गठित नहीं की गई, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये बेसिकली गठित हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कब कब गठित हुई ये पूछ लेगा, किस मुद्दे पर नहीं गठित हुई, यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं होती, आपको अपना अच्छे से काम करना है और अच्छे से काम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद भी रहेंगी। अब हम चलेंगे स्थायी समितियों पर। किस पर चलेंगे? स्थायी समितियों पर। चलिए स्थायी समितियों पर चलते हैं। पहले इनका बेसिक पढ़ते हैं। स्थायी समितियां, स्थायी समितियों का पहला इंट्रोडक्टरी पढ़ना है कि बेसिकली है क्या, वो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें स्थायी समितियों में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देखना है। इंट्रोडक्टरी में क्या क्या देखेंगे वो आपको समझ आ जाना चाहिए। इंट्रोडक्टरी में ध्यान रखना है ये प्रत्येक वर्ष गठित होती हैं। पहला, ये प्रत्येक वर्ष गठित होती हैं। दूसरा, इसके सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तीसरा, इसमें मंत्री और उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होते। नहीं को ध्यान रखना। अब कौन कौन सी स्थायी समितियां हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ नहीं करना है, आपको ध्यान में रखनी है भाई कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी नहीं होती, ठीक है। अब आपको देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, आप कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं। तो स्थायी समितियां, स्थायी समितियों को जनरली हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, वित्तीय समितियां। फिर पृथक पृथक अलग 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 सदनों में समितियां, अलग अलग सदनों में समितियां।
ये भी आपको ध्यान रखना है, अलग अलग सदनों में समितियां। फिर क्या है, संयुक्त समितियां, संयुक्त संसदीय स्थायी समितियां। मैं पहले चार्ट बना देता हूं, आप फिर आराम से लिख लेना, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब आप चार्ट भी बना लेंगे तो आपको काम चल जाएगा। ये तो अलग अलग रहती हैं, यानी कि लोकसभा की अलग रहती है, राज्यसभा की अलग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लोकसभा व राज्यसभा में अलग 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 रहते हैं। मुद्दे समान रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अब वित्तीय समितियां लेते हैं। सबसे पहले वित्तीय समितियां, तो वित्तीय समितियां जो हैं वो 3 हैं, तीनों के नाम ध्यान रहने चाहिए। चलो हम ध्यान रखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। वित्तीय समितियों में पहला है अपना जो है मितव्ययी समिति या प्राकलन समिति, एस्टीमेट कमेटी कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, एस्टीमेट, ठीक है। दूसरी जो समिति है वो है लोक लेखा समिति। कौन सी समिति है, पीएसी, जेपीसी नहीं है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पीएसी। इसको अंग्रेजी में एस्टीमेट कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टीमेट। अनुमान समिति भी कह देते हैं, मितव्ययी, प्राकलन, अनुमान, इसके कई नाम हैं, पहली वाली के अनुमान भी कह देते हैं। लोक लेखा समिति को क्या कहते हैं, ज्वाइंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्या कहते हैं, पीएसी, जेपीसी नहीं, पीएसी, पैक, ये पैक है, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कुछ समझ आ रहा है ना। इसमें कौन सी है, लोक लेखा समिति। तीसरा कौन सा है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये वित्तीय समितियां हैं, चाहे ज्वाइंट हों चाहे अलग अलग हों, लेकिन मैंने दोनों साथ रखा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने वर्गीकरण करते समय इसको अलग कर दिया, ठीक है ना, अलग ही भाग बना दिया। तो वित्तीय समितियां 3 प्रकार की हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूं, फिर बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, जल्दबाजी नहीं करना। लेकिन जो भी आप काम करेंगे उसको हल्का हल्का याद करना है, क्योंकि हीगल ने कहा है जो बुद्धिगम्य है वो वास्तविक है, जो वास्तविक है बुद्धिगम्य है। पहले हल्का हल्का सुन के अपना स्ट्रक्चर बनाइए दिमाग में, फिर पूरा देखते हैं। अब वित्तीय समितियों में पहला मितव्ययी या प्राकलन समिति होती है, इसमें लोकसभा से संबंधित है, 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। इसका काम क्या होता है, अनुदान की मांगों पर चर्चा करना। अनुदान की मांगे क्या होती हैं, संसद में जो मंत्रीगण रहते हैं वो अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए पैसा मांगते हैं, तो उन पर उसकी समीक्षा करती है कि मंत्री ने जो धन मांगा है योजना के लिए वो सही भी है कि गलत है, कितना उचित है, तो कितना उसमें कटौती हो सकती है, कितनी कमी हो सकती है, किस प्रकार से सुधार हो सकता है, किस प्रकार से उसमें वित्तवता ला जा सकती है, वो वाला है। तो ये बेसिकली पूरा समीक्षा करके बताती है। दूसरा लोक लेखा समिति होती है, ये कैग की रिपोर्ट पर पढ़ती है। किसकी रिपोर्ट को पढ़ती है, कैग की। इसमें 22 सदस्य रहते हैं, 15 तो लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। सार्वजनिक उपक्रम जो समिति रहती है तीसरी वाली, ये जितने भी सरकारी उद्योग हैं जिनमें सरकार की भागीदारी है उनके बारे में चर्चा करती है। भाई नवरत्न, महारत्न जो दर्जा दिया जाता है, मिन्नी रत्न फर्स्ट सेकंड, तो जितने भी उद्योग हैं ऐसे उनकी समीक्षा करने का कार्य करती है। इसमें 15 + 7 22 सदस्य रहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। दूसरा, अलग अलग सदनों में अलग अलग समितियां कौन कौन सी रहती हैं वो आपको ध्यान में रखना है मेरे साथियों। तो वो ध्यान रखते हैं, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति। कौन कौन सी है, कार्य मंत्रणा, नियम समिति। पहला कार्य मंत्रणा या व्यवसायिक समिति भी बोल देते हैं इसको, व्यवसायिक, नियम समिति, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार याचिका समिति, ये क्या है, अलग अलग रहती है। लोकसभा में की अलग समिति रहती है कार्य मंत्रणा, और नियम समिति भी अलग रहती है, और राज्यसभा की अलग रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, तो आपको काम टेंशन नहीं होगी, तो आप अपने हिसाब से अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उस हिसाब से आपको काम करना है।
तो ये समितियां, ये ध्यान रखना है, अलग अलग रहती हैं। क्या रहती हैं? अलग अलग। अब हम आते हैं कि बेसिकली संयुक्त समितियां कौन कौन सी हैं। संसदीय समितियां जिसमें लोकसभा के सदस्य भी होते हैं और राज्यसभा के। इसमें सबसे बेटर जो है वो है विभागीय समितियां। कौन सी हैं? विभागीय, इसी में आएंगी। फिर SC ST वाली समिति है, राजभाषा वाली समिति है। कौन सी समिति है? राजभाषा। नैतिक आचार संहिता संबंधी समिति है, नैतिकता संहिता संबंधी समिति। महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति, महिला सशक्तिकरण भी इसी में आएगा। ठीक है, वो भी इधर ही है। पुस्तकालय समिति भी इधर ही आएगा, पुस्तकालय है, आवास समिति है, वो सब कहीं ना कहीं दोनों को लिए ज्वाइंट कमेटी रहती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब समितियां क्या हैं? ज्वाइंट समितियां हैं। कैसी समितियां हैं? ज्वाइंट। तो आपको इतना भी ध्यान रहेगा। फिर लाभ के पद संबंधी समिति भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लाभ के पद संबंधी वो भी शामिल कर सकते हैं। वेतन भत्ते संबंधी, वेतन भत्ते संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। अब ये स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद आपका क्वेश्चन होना शुरू हो जाता है। देखो साथियों, मेन है क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन करने के लिए आप इस प्रकार से विभाजित कर लेते हैं तो जहां तक मैं समझता हूं आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना? एक बार इस तरीके से आप समितियों को विभाजित कर लें और उसको समझने की कोशिश करें। मैंने वित्तीय समितियां बताया 3 प्रकार की हैं। मितव्ययी प्राकलन समिति में लोकसभा के 30, लोक लेखा समिति में ज्वाइंट है, तो इसमें 15 तो क्या है? राज्यसभा के, लोकसभा के रहेंगे, 7 राज्यसभा के। इसमें भी 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा के। ये दोनों सदनों की अलग अलग समितियां रहती हैं। जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति। जो संयुक्त संसदीय समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं? विभागीय समितियां हैं, SC ST के कल्याण से संबंधित समिति है, राजभाषा संबंधी समिति है, नैतिक आचार संहिता संबंधी समिति है, फिर सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति है, वेतन भत्ते संबंधी समिति है, फिर जो है अगली आपको ध्यान रखना लाभ के पद से संबंधित समिति है, महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति है, पुस्तकालय समिति है और आवास समिति है। ये सारी संयुक्त हैं। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए तो हम आगे चले, फिर उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है। फिर आपको हल्का हल्का सुनना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं वित्तीय समितियों। चलिए मेरे साथियों, वित्तीय समितियों का बारे में जानकारी लेते हैं। वित्तीय समितियां 3 हैं, मैंने बता दिया, और तीनों के बारे में आपको बता देते हैं। स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, सारणी में पूरे क्वेश्चन करा देता हूँ। आप तनाव नहीं लेना है मेरे साथियों। ठीक है, इसमें क्या है आपको बेसिक क्लियर रहना चाहिए। पहला है अनुमान मितव्ययी समिति, प्राकलन मितव्ययी समिति, इसमें कितने सदस्य रहते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य रहते हैं, लोकसभा के 30। काम क्या रहता है इसका? काम रहता है अनुदान की मांगों की समीक्षा करना, प्रशासनिक मितव्ययता संबंधी सलाह देना, ये इसका मेन काम है। ये आपको ध्यान रखना है। वास्तव में ये अभी पैसा खर्च ही नहीं हुआ, उससे पहले ही समीक्षा रख लेती है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण रहता है। इसे धन का रक्षक कहा जाता है। क्या कहते हैं? धन का रक्षक। चलिए, धन का रक्षक किस समिति को कहा जाता है? तो इसे धन का रक्षक भी कहा जाता है। अंग्रेजी क्या बनती है? एस्टीमेट कमेटी। अंग्रेजी क्या बनेगी? एस्टीमेट कमेटी। लो भाई, ये आ गया समझ। बस ये बातें ध्यान रखनी है, इसमें आपका काम बन जाएगा। लोकसभा के 30 सदस्य, अनुदान की मांगों की समीक्षा, प्रशासनिक मितव्ययता संबंधी सुझाव। दूसरी जो समिति है वो है लोक लेखा समिति।
लोक लेखा समिति। क्या समिति है? लोक लेखा समिति। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, ये है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली इसमें कितने सदस्य रहते हैं। 15 तो लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। 15 किसके हैं? लोकसभा के। 7 किसके हैं? राज्यसभा के। इसका काम क्या है? कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करना। कैग की जो रिपोर्ट रहती है उसकी समीक्षा करना इसका मेन काम है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर साथियों आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या प्रथा है क्या नहीं है, वो भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो वास्तव में इसके में क्या है कि आपको ध्यान रखना है 1967 से परंपरा है विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होगा। 1967 से क्या परंपरा है? विपक्ष का नेता अध्यक्षता करता है। विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी है जब धन खर्च हो जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं ये समीक्षा करती है, बाद में दंड देने का कार्य करती है, सदन से सिफारिश करती है भाई कैग में जो रिपोर्ट देता है उसमें किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो ये समीक्षा कर सदन को दंड देने के लिए कहती है। तो वास्तव में दंड देती है लेकिन बाद में। इसे प्राकलन समिति की बहन कहते हैं। किसकी समिति बहन कहते हैं? प्राकलन समिति की। इन दोनों को ही जुड़वा बहन कहते हैं। लो मैं लिख देता हूँ, ये जुड़वा बहनें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जुड़वा बहनें। आ गया समझ? जुड़वा बहनें दोनों साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी समिति कौन सी है? सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी क्या है कि 15 + 7 सदस्य रहते हैं। 15 और +7। अब 15 तो लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इसका काम क्या होता है? सरकारी जो उद्योग हैं की जांच करना, उनकी सुधार के सुझाव देना, जांच व सुधार, ये काम रहता है। जिनको कहते हैं कि महारत्न नवरत्न का जो का दर्जा दिया जाता है तो वो इसका काम है। मिनी रत्न फर्स्ट सेकंड आदि का सुझाव जो देते हैं तो ये काम ये करती है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसमें क्या गड़बड़ करना है? कुछ भी नहीं। तो आपको ध्यान रहेगा, स्मरण रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हम अन्य समितियां। अन्य समितियों में क्या है? अलग अलग जो पृथक पृथक समितियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप सभी को? आ गया समझ? आगे देखते हैं। अलग अलग सदनों की अलग अलग समिति, अलग अलग सदनों में समितियां। इसमें सबसे पहले तो है नियम समिति। जो महत्वपूर्ण है मैं आगे लिख रहा हूं, आप इसमें टेंशन नहीं लेना। यहां है कार्य मंत्रणा समिति। क्या है? कार्य मंत्रणा समिति। तीसरा जो है आपको ध्यान रखना है विशेषाधिकार समिति। फिर है याचिका समिति। कौन सी समिति है? याचिका। तो ऐसी समितियों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं भाई, इसमें तनाव नहीं लेना। पहले इन 4 के बारे में पढ़ें, कुछ और होगा तो और भी देखेंगे। आप टेंशन लेके नहीं, हमें तो काम करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नियम समिति के बारे में। किसके बारे में? नियम समिति। भाई ये नियम समिति क्या है? अब ये नियम समिति में ध्यान रखना कि लोकसभा में तो इसके कितने सदस्य रहते हैं और राज्यसभा में कितने रहते हैं। ये एकमात्र समिति है जहां राज्यसभा में सदस्य ज़्यादा रहते हैं। लोकसभा वाली समिति में तो क्या रहते हैं? 15 सदस्य। और राज्यसभा वाली में कितने रहते हैं? 16। ये ध्यान रखना, राज्यसभा वाली में 16। एकमात्र समिति जिसमें लोकसभा राज्यसभा में ज्यादा रहते हैं। राज्यसभा की संख्या ज्यादा, राज्यसभा में सदस्य संख्या ज्यादा, एकमात्र ही है।
काम क्या करती है? नियम बनाने की, संसदीय नियम बनाने की सिफारिश, ठीक है ना। काम क्या है इन समितियों का? सदन के नियम बनाने की सिफारिश करना, सदन के नियमों की सिफारिश। सिफारिश करना। अब इसमें अध्यक्षता कौन कौन करता है? तो मैं वो सामूहिक रूप से लिख देता हूं, क्योंकि दोनों समितियों की, ये दोनों समितियां आपको दिख रही हैं, नियम समिति और कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा में इसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर करता है। और राज्यसभा में अध्यक्षता करता है उपसभापति। कौन करता है? उपसभापति। दोनों में ये स्थिति है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब ये कार्य मंत्रणा समिति क्या काम करती है? इसका काम क्या है? इसका बेसिकली पहले सदस्य संख्या देख लें। लोकसभा में कितने रहते हैं? 15। राज्यसभा में कितने रहते हैं? 11। राज्यसभा की में 11 समिति सदस्य, लोकसभा वाली में 15। काम क्या है? प्रश्न प्रस्ताव का क्रम व समय निर्धारित करना। भाई जो सदन में प्रश्न रखे जाते हैं, चाहे कौन से तारांकित हों या तारांकित हों, अल्प सूचना वाले, प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनको कब रखा जाएगा, ये समय, क्रम व समय निर्धारित करना। इसलिए इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा में तो स्पीकर। राज्यसभा में कौन करता है? उपसभापति। तो मैंने पहले ही बता दिया, उपराष्ट्रपति नहीं होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति सदन का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। विशेषाधिकार समिति, ये मेनली विशेषाधिकारों के हनन पर चर्चा करती है, ठीक है ना। लोकसभा वाली में 15 सदस्य रहते हैं। लोकसभा वाली में कितने रहते हैं? 15। राज्यसभा वाली में कितने रहते हैं? 10। अलग अलग समिति हैं। फिर साथियों आपको ध्यान रखना है, संसद के विशेषाधिकार कौन से अनुच्छेद में दे रखे हैं? 105 में। क्या क्या विशेषाधिकार हैं ये भी मैंने सुनाए थे आपको, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं, मैं दोबारा बताने को तैयार हूं, लेकिन आप सुनने को तो तैयार रहें, तभी तो काम चलेगा। जैसे सिंपल है, संसद के सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात तक किसी सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदन में बोलने की छूट होगी। जब संसद सत्र चल रहा हो तो न्यायिक संबंध से छूट होगी दीवानी मामलों में। फिर सामूहिक विशेषाधिकार क्या है? ये तो व्यक्तिगत बताए। सामूहिक में अपनी सदन की अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं, संसदीय कार्रवाई के प्रकाशन को रोक सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? ये सारे विशेषाधिकार है। फिर सदन की कार्रवाई की चर्चा न्यायालय में नहीं हो सकती। तो ये विशेषाधिकार है, इनका कोई हनन तो नहीं हो रहा। तो ये अलग अलग सदन की समितियां अलग अलग रूप से चर्चा करती हैं। फिर साथियों जो है याचिका समिति भी है। याचिका समिति भी बेसिकली गठित होती है, उसमें भी 15 और 10 सदस्य रहते हैं। लोकसभा वाली में 15 और वो में 10। तो लोकसभा वाली में कितने रहते हैं? 15। और राज्यसभा वाली में कितने रहते हैं? 10। ये भी आपको ध्यान रखना है, सेम है। ये कोई भी याचिका कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं संसद के सदस्य। एक प्रत्योजन समिति और रहती है इसी प्रकार की। क्या रहती है? प्रत्योजन, ठीक है ना। प्रत्योजन समिति और होती है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन समिति भी कह देते हैं, ठीक है। इसमें दोनों सदनों के में समान समान रहती है, अलग अलग रहती है, लेकिन लोकसभा में भी 15 सदस्य रहते हैं और राज्यसभा में भी क्या रहते हैं? 15 सदस्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या काम करती है? प्रत्योजन क्या होता है आप जानते हैं? विधायी प्रत्योजन की संसद सिंपल मोटा मोटा जो कानून का ढांचा बनाती है, उसमें नियम उपनियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को दे देती है। अब कार्यपालिका संसद के जो नियम हैं, कानून हैं, सीमाएं हैं, उनका विरोध ना करे, उसका उल्लंघन ना करे। तो ये जांच करती है भाई संसद ने जो कानून बनाया है, कार्यपालिका कहीं उसको परिवर्तित तो नहीं कर रही है, उसको ढंग से लागू कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका अतिक्रमण तो नहीं कर रही है। तो ये समिति ये देखने का कार्य करती है। तो प्रत्योजन समिति जो लोकसभा की रहती है उसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा वाली में 15 सदस्य होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें तनाव नहीं लेना। तो मैंने बताया दोनों की अलग अलग समितियां, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए।
क्लियर है कॉन्सेप्ट। नियम समिति जो लोकसभा की होती है उसमें 15 सदस्य, राज्यसभा वाली में 16 सदस्य। अध्यक्षता लोकसभा में कौन करता है? स्पीकर। राज्यसभा में कौन करता है? उपसभापति। कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा वाली में 15 सदस्य, राज्यसभा वाली में 11। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में उपसभापति। काम क्या होता है? प्रश्न प्रस्ताव का क्रम या संख्या निर्धारित करना। विशेषाधिकारों के हनन से संबंधित लोकसभा की समिति में 15 सदस्य, राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य। और 105 अनुच्छेद के तहत हमें जो विशेषाधिकार दिए तो उनका उल्लंघन ना हो इसकी जांच करती है, समीक्षा करती है, फिर दंड देने के लिए कहती है। याचिका समिति, इसमें कोई भी सदस्य अपनी जो समस्या है उसका निदान कर सकता है, याचिका लगा सकता है। लोकसभा वाली में 15 सदस्य, राज्यसभा वाली में 10। जो प्रत्योजन समिति है तो बेसिकली ये देखती है कि संसद ने जो कार्यपालिका को शक्तियां दी हैं कानून निर्माण संबंधी या नियम बनाने संबंधी, उनका दुरुपयोग तो नहीं कर रही कार्यपालिका, उसकी जांच करती है। लोकसभा वाली में 15 होते हैं, राज्यसभा वाली में 15 होते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं संयुक्त संसदीय समितियों में, वो भी देखते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों में भाई संयुक्त स्थायी संयुक्त संसदीय समितियां, स्थायी वाली, अस्थायी वाली नहीं। अब इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विभागीय समितियां। कौन सी महत्वपूर्ण है? विभागीय समितियां। चलो सबसे पहले विभागीय समितियां, डिपार्टमेंटल कमेटियां, इनकी चर्चा करते हैं। इनका उद्देश्य सीधे विभागों को जो सरकारी विभाग है, कार्यपालिका के विभाग हैं, उनको संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना। उद्देश्य क्या है? सरकारी विभागों को सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना। ठीक है। अब इसमें आगे ध्यान रखना है, ये पहली बार 1989 में गठित की गई थी 3 विभागीय समितियां। कब गठित की गई थी? 1989 में। 1989 में पहली बार 3 विभागीय समितियां गठित की गई थी। पहली बार 3 विभागीय समितियां। अब ये भी पूछता है कि पहली बार कब गठित की गई, ठीक है ना? तो 3 विभागीय समितियां पहली बार 1989 में गठित की गई। कौन कौन सी थी वो आपको ध्यान में रखना है। पहला कृषि, वन, पर्यावरण और विज्ञान तकनीक। क्या क्या है? कृषि, वन, पर्यावरण और विज्ञान तकनीक संबंधी, ये 3 गठित की गई थी। कौन कौन से हैं? कृषि, वन, पर्यावरण और विज्ञान तकनीक, ये ध्यान रखना है। बाद में फिर बढ़ाकर कितने होगी? 24। वर्तमान में कितनी हैं? 24 विभागीय समितियां। सदस्य संख्या कितनी रहती है? 31। इसमें 31 सदस्य रहते हैं वर्तमान में। अब पुरानी किताबों में 45 लिखे मिलेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। 21 तो लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, ये आपको ध्यान रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे भी पता रहनी चाहिए। तो आपको जब ये याद हो जाए तो आप इसमें टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है? आप इसमें कर लेंगे आसानी से। अब इसके बाद कौन कौन सी संयुक्त संसदीय समितियां हैं, मैं उनका नाम भी बता देता हूं, ठीक है ना? इसमें गड़बड़ नहीं करना है, तो आप आसानी से कर लेंगे, तो आपका काम चल जाएगा। देखते हैं। है नैतिकता आचार संहिता, नैतिकता संहिता समिति, SC/ST समिति, कल्याण समिति, फिर संयुक्त में अगला है राजभाषा समिति। कौन सी समिति है? राजभाषा समिति। 3 तो कम से कम एक साथ ध्यान रख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति,
अब देखो साथियों, एक बात और बता देता हूँ, ये जो दो समितियां हैं 97 में गठित की गई थी। कब गठित की गई थी? 97 से जारी हैं, पहले नहीं थी। ये तो शुरू से स्टार्ट चल रही हैं, तब से परंपरा है, तब से चल रही हैं। तो ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है, ठीक है ना। इन सब समितियों में क्या होता है, चारों के चारों में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें 20 तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है ना, और 10 राज्यसभा के होते हैं। 10 किसके होते हैं? राज्यसभा के। और ये अपने उद्देश्य का पूरा करने का काम करती हैं। नैतिक संहिता संबंधी संसद में नैतिकता के नियमों के, संसदीय नियमों के पालन पर बल देती है। SC/ST कल्याण संबंधी, SC/ST के कल्याण संबंधी सिफारिशें करती है। राजभाषा समिति की हमारी जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कैसे क्या क्या नियम बनाने चाहिए वो सिफारिशें करती है। महिला सशक्तिकरण संबंधी, महिलाओं के आरक्षण व अन्य मुद्दों पर चर्चा करती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये समितियां, इसके अलावा अन्य भी समितियां हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूं। अन्य समितियों पर भी चर्चा करते हैं जो संयुक्त हैं। उसमें से मेन है लाभ के पद संबंधी समिति, वेतन भत्ते संबंधी समिति, ये तो ध्यान रखना है। कौन कौन सी बताई मैंने? लाभ के पद संबंधी और वेतन भत्ते संबंधी समिति। तो साथियों ये आपको दोनों ध्यान रखना चाहिए कि बेसिकली ये क्या है। तो इसमें आप काम भी कर सकते हैं। दोनों समितियों में जो है कि बेसिकली 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जो लाभ के पद संबंधी समिति है तो ये समीक्षा करती है कि लाभ का पद क्या है, क्या नहीं है। अगर वास्तव में इससे संबंधित कोई भी मुद्दा होती है, हल करती है। वेतन भत्ते बढ़ाने की सिफारिश करने के लिए वेतन भत्ते संबंधी समिति रहती है। तो इसका गठन 2005 से माना जाता है। आप ये क्वेश्चन भी ध्यान रख सकते हैं चाहे तो। ये दो बातें आप इसमें ध्यान रखें। फिर साथियों जो अगला है कि आपको ध्यान रखना चाहिए पुस्तकालय समिति। पुस्तकालय समिति में ये माना जाता है, पुस्तकालय समिति में 6+3 का रेशियो रहता है। 6+3, 6 तो लोकसभा के रहते हैं और 3 राज्यसभा के रहते हैं। और इसकी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर करता है लोकसभा का। डिप्टी स्पीकर लोकसभा का करता है। जो वर्तमान में पद अभी तक इस 17वीं लोकसभा में बने नहीं, डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन ही नहीं हुआ, तो लोकसभा का करता है। तो ये भी ध्यान रखना। इसी प्रकार से आवास समिति है, वो भी संयुक्त समिति है। ऐसे बहुत सारी समितियां भी और भी छोटी छोटी बन सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण समितियों की हमने चर्चा की साथियों। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो समझो आप काफ़ी हद तक प्रगति कर लेते हैं। तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, समझदारी पूर्वक इन सबको हल करना चाहिए और संसदीय समितियों को याद में रखना चाहिए। ठीक है मेरे साथियों, आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। तो इसमें आप अच्छे से इतना कर लेना जो मैंने अनुभव के आधार पर बताया। आप उल्टी सीधी किताबें मत पढ़ना, टू द पॉइंट याद करना, आपको सफलता मिल जाएगी। अगर देखना भी हो तो संसदीय प्रक्रिया की स्पेशल किताब आती है, उसमें से देखें, या इंडिया आती है, इंडिया में से देखें। लेकिन लेटेस्ट वाली इंडिया भारत की जो मोटी किताब आती है वहाँ से ये देख सकते हैं। लेकिन आप उल्टा सीधा गाइडें ना पढ़ें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो आप ध्यान रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी के साथ मेहनत करते रहो और तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर कल फिर मिलेंगे आपको इसी समय। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।